नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीएमए पर। आज हम कल जो हमने रीड मेंस के लिए क्लासेस शुरू की थी, जहां पर हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आए थे और उन एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कुछ डिटेल स्टडी भी हमने थोड़ी सी देखी थी उसके बारे में, क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं और उनके बाद में उनके क्या क्या डिविजन्स हो सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस किया था हमने। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, जहां पर आपके सामने कुल 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। उन 30 क्वेश्चंस का आंसर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है तो वो क्यों होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो उसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो अभी आज जो हम इस 30 क्वेश्चन का जो अपना सेशन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आगे जो भी आपका रेट जो फैब एंड में तकरीबन प्रस्तावित है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट नया आया है टीएमए पर, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस जो है वो कहीं से भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर आपने कंटेंट कहाँ से पढ़ा है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी एट द एंड आपके लिए। और जितना ज़्यादा एमसीक्यूज आप निकालते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और एक और जानकारी है आपके लिए कि वैसे अभी तक जो हमारा चैनल का नेम चल रहा था वो चल रहा था आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल था। तो ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है कि अब इसका नेम जो है वो मैं चेंज करके आज ही इसको मैं कर दूंगा टीएमई। ठीक है, ये वो चैनल है जहां पर आपको आपके एग्जाम से संबंधित और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। टीएमए जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली वोकेब मिलती रहेगी और साथ ही में हमारे आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको टाइमली अपडेट किए जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेट डू व्हाट दे वांट टू डू। यहां पर आपके सामने ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहां पर इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है, अगर आपको आंसर आता है तो इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई क्या बात है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो लेट है, इस लेट के बारे में एक बात याद रखें कि जब भी हम कोई सजेशन के लिए या फिर कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लेट के बाद हमेशा जो केस यूज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जिसी को हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस लेट के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, सबसे पहला तो इन सारे जो भी आपके सामने दे रखे हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव जिसको ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और साथ ही में इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या होता है, इन दोनों ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके सामने आता है आई, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसके बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसके बाद आपके ये यू जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी यू ही होगा। इसके बाद ही शी इट जो है, ही शी इट, इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का होता है हिम। इसके बाद शी का होता है हर, और उसके बाद इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट ही रहेगा। इसके बाद एक और है दी, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें इसको कि अब लेट के साथ अगर हम यूज करेंगे तो या तो मी आना चाहिए या अस या यू हिम हर इट और दे, ये यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखना, ही शी और दे, ये तीनों के तीनों जो केस हैं वो हमको दिख रहे हैं नॉमिनेटिव केस के अंदर, मतलब इनका इस्तेमाल जो है वो सब्जेक्ट की तरह होगा। और यहां पर सिर्फ एक देम ही है जो हमारे पास कौन से केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो देम ही हो जाएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे समझने की है, और वो बात हमें क्या समझनी है कि यहाँ पे जो देम है वो डेफिनेटली लेट डू व्हाट दी वांट टू डू, यहाँ पे सब्जेक्टिव केसेस का आ गया। तो ये जो ही शी और ये जो दे है, ही और शी, ये तो दोनों यहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये दे के साथ अग्री नहीं करेंगे, और दे नहीं आएगा क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस है। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो क्या हो जाने वाला है, देम हो जाने वाला है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव विद लेट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव विद लेट यूज टू एक्सप्रेस, यहां पे समझना फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव ये क्या होता है। सबसे पहले हमको तीनों पर्सन्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जैसे देखते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इंग्लिश में जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो 3 होते हैं। इसके बाद होता है सेकेंड पर्सन और उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन्स हमारे सामने होते हैं। इसके बाद इन्हीं की कुछ फॉर्म होती है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम आगे, कि जो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर में वो हमारा होगा आई, और वहीं पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में होता है यू और प्लूरल के अंदर भी होता है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम देखते हैं ही, शी और इट, और वहीं पे प्लूरल में इसका फॉर्म हो जाएगा दे, ये हो जाएगा। अब हमको पूछा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में प्लूरल, तो ये हो जाएगा वी। अब सीधा सा ही देखो, यहां पे आपको इसके ऊपर नहीं जाना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव, आप इसको इस तरीके से देखें कि ये अगर है फर्स्ट पर्सन प्लूरल इंपेरेटिव तो सीधी सी बात है, ये बात कर रहा है वी की बात कर रहा है, ठीक है। विद लेट, अगर इसको हम लेट के साथ इस्तेमाल करें तो पहली बात ये समझ लेनी है कि अगर लेट के साथ वी आएगा तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो अस का इस्तेमाल होगा। मतलब अगर लेट के साथ हम अस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लेट अस मूव नाउ, ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस बना। अब इसका भाव क्या है, तो ध्यान रखना, लेट के साथ जब हम अस लगाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो ये हमको बताता है सजेशन का भाव देता है। इट एक्सप्रेसेस अ सॉर्ट ऑफ सजेशन, किसी को सुझाव देना। लेट अस गो नाउ, मतलब अब हमें जाना चाहिए, ये एक सुझाव होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सजेशन, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल, चेतन एंड राम मेट वन अनादर, ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस है और पूछा गया है कि जो वन अनादर है वो कौन सा प्रोनाउन है, ये बात हमको पूछी गई है। तो पहली चीज यहां पे जो आपके सामने अन्य विकल्प दे रखे हैं उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे सामने होते हैं दीज, दैट, दीज एंड दोस, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो वन अनादर जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं हो सकता। इंफेटिक प्रोनाउन जो होते हैं आपके वो होते हैं बेसिकली माई सेल्फ, आर सेल्व्स, इसके बाद योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, इसके बाद हर सेल्फ, इट सेल्फ, और उसके बाद देम सेल्व्स। ये इंफेटिक प्रोनाउंस होते हैं सारे के सारे, जिनका यूज होता है इंफेसिस करने के लिए किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ हिम, आई माई सेल्फ सॉ हिम, इसका अर्थ है जैसे हम आई सॉ हिम भी अगर बोलते हैं कि मैंने उसे देखा, सो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अब जब इंपेसाइज करना चाहते हैं कि मैंने खुद उसे देखा है, तो हम बोलते हैं आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा है। तो इंफेसाइज करने के लिए इनका यूज करते हैं हम। और ये जो प्रोनाउंस हैं यही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। जब ये रिफ्लेक्सिव तौर पे इनका इस्तेमाल होगा तब ये सारे प्रोनाउन आपके लिए क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं, उनके अंदर हमारे पास ऑप्शंस में आते हैं। एक तो होता है ईच, आइदर और नाइदर, ये 3 आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके अंदर हम 2 प्रोनाउंस को कंसीडर करते हैं। पहला होता है ईच अदर और सेकंड होता है वन अनादर। वन अनादर बेसिकली ये होता है हम 2 के लिए ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और वन अनादर जो है वो 2 से ज्यादा अगर लोगे तो फिर वहां पे हम वन अनादर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे इसको देखना, राहुल, चेतन एंड राम, ये 3 लोग हो गए, मेट वन अनादर, तो वन अनादर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसके साथ में जो ऑप्शंस आ रहे थे हमने उसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस करने का ट्राई किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गिफ्ट वॉज ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे केसेस दे रखे हैं आपके सामने
प्रोनाउन, ये नाउन के केसेस दे रखे हैं। तो नॉमिनेटिव अगर होता है, नॉमिनेटिव केस है, तो इसका अर्थ है कि भाई जो कोई नाउन है उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, एज अ सब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर जेनिटिव है, वैसे जेनिटिव और पजेसिव एक ही होता है, तो उस नाउन का इस्तेमाल जो है वो पजेसिव तौर पे हो रखा होता है, ठीक है। इन सब के एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं आपको। पजेसिव तो वही है। इसके बाद एक्यूजेटिव अगर जब होता है, एक्यूजेटिव होता है तो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल उसका हो रखा होता है, ठीक है। अब इन तीनों के ही अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम जेनिटिव की बात करें, जो पजेसिव भी हम उसी को बोलते हैं, तो इसका एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे राम्स बाइक, राम्स बाइक। तो ये जो नाउन है यहां पर, ये पोसेशन शो कर रहा है, बाइक जो है वो किसकी, राम की। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, जेनिटिव केस हो गया। एक्यूजेटिव केस है, शी gave me a beautiful गिफ्ट। तो ये जो गिफ्ट है ये यहां पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पे, और उसी केस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। और यहां पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें जो गिफ्ट है, द गिफ्ट वॉज ब्यूटीफुल, तो ये हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। और जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। So I think that this question should be clear for you after this. Okay, fine. Now let's move on to the another question. See here, Reena loves stepmother but doesn't like Rahul. ठीक है। अब यहां पे देखना, ये आपके सामने प्रोनाउंस दे रखे हैं, उनके केसेस का सही इस्तेमाल करना है। रीना, जिसको हम जानते हैं कि वो एक फीमेल है, ठीक है, मतलब एज अ फीमेल, फेमिनाइन जेंडर इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये हिज तो यहां पे नहीं हो सकता रीना के लिए, ठीक है। इसके बाद ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने बचे। अब यहां है रीना लव्स के साथ में शी स्टेप मदर कभी नहीं आ सकता, यहां पर इसका आंसर होगा रीना लव्स हर स्टेप मदर। बट यहां पर आप देखोगे, ये जो हमारा केस था वो तो आपका पजेसिव केस में इसका इस्तेमाल हमने कर लिया है, लेकिन यहां पर जो केस का इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा, उसी के बारे में बात है। बट शी डज नॉट लाइक राहुल। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो यहां पे हर और शी जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आई कैन गो होम। देखो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दे रखे हैं आपको, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, ऑल ऑफ दी अबव, इसमें ध्यान रखना ये जो आपके केसेस हैं वो इससे एग्री करने चाहिए आपका जो सब्जेक्ट दे रखा है उससे। तो आई के साथ हम देम सेल्फ और हिम सेल्फ कभी यूज नहीं करेंगे। देम सेल्फ का इस्तेमाल दे के साथ होगा और हिम सेल्फ का इस्तेमाल जो है वो ही के साथ होगा। तो यहां आपका डेफिनेट आंसर जो है वो हो जाएगा आई कैन गो माई सेल्फ, मैं खुद जा सकता हूं। तो ये आपका एग्जैक्ट यहां पे आंसर हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समथिंग यूजफुल। देखिए मैंने कल आपको एक बोला था एग्जाम्पल, जो अपनी अंतिम क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये जो है वो क्या था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था। और ये कौन से केस में यूज हुआ था, तो पोस्ट पॉजिटिव, मतलब जो ना एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ हो ना प्रेडिकेटिवली यूज हुआ हो, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिव मतलब जो नाउन है जिसको ये डिफाइन कर रहे हैं, जिसको ये डिफाइन कर रहा है ये पर्टिकुलर वर्ड, उसके और इसके बीच में ना तो कोई हमको लिंकिंग वर्ब दिख रही है और ना ये इसके आगे आते हैं। आगे आएंगे तो एट्रीब्यूटिव केस हो जाएगा, इसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट होगा तो वो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। लेकिन ठीक उसके बाद में बिना किसी और वर्ड की सहायता से अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है हमारा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहां देखेंगे आप समथिंग यूजफुल, तो ये यूजफुल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो उसके पहले ना आके उसके ठीक बाद में आया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का एग्जांपल अगर मैं बता देता हूं, तो एट्रीब्यूटिव जो है इसको हम देख रहे हैं, जैसे इट इज अ यूजफुल एडवाइस, ये है एडजेक्टिव है और बिल्कुल नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, तो इसका केस कौन सा हो जाएगा हमारा, एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव को हम अगर देखें तो इसका एग्जांपल इट इज यूजफुल, सीधा सामने ये बोल दिया, इट इज
यूजफुल। ये प्रेडिकेटिव कैसे होता है ये समझना, इस सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे तो ये तो होता है सब्जेक्ट और ये होता है प्रेडिकेट। जो यूजफुल है वो प्रेडिकेट का पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन प्रेडिकेटिव फॉर्म। पोस्ट पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया था, प्रेसिडेंट इलेक्ट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये समथिंग यूजफुल, समथिंग यूजफुल, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपके मन में क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, हैविंग क्वालिफाइड इन द एग्जाम्स ही डिसाइडेड टू लीव हिज स्टडीज। ध्यान रखना, पार्टिसिपल्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स के तीन फॉर्म्स होते हैं, इनको हम सबसे पहला बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और उसके बाद थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल्स हमारे सामने होते हैं। ये तीन पार्टिसिपल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद इनको क्या जानना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है V1 प्लस ING होता है, मतलब वर्ब की ING फॉर्म आ जाती है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे, और वहीं पे परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अगर आ जाता है तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। हमको पूछा गया है हैविंग क्वालिफाइड इन द एग्जाम्स ही डिसाइडेड टू लीव हिज स्टडीज, तो यहाँ पे हैविंग क्वालिफाइड जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं उसमें एक बड़ा फंडा ये होता है कि जब भी हम कोई एमसीक्यू हमारे सामने आता है उसके आंसर को, क्योंकि आपके पास बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल है लेकिन बुक में सीधा आंसर दे रखा है, वहां पे एक्सप्लेनेशन अगर नहीं होता है तो उससे जुड़े हुए और आयाम हैं वो कवर नहीं हो पाते। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ में, उस पर्टिकुलर एमसीक्यू के साथ में उसका ये आंसर अगर कोई हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसका परफेक्ट पार्टिसिपल आंसर है, तो ये क्यों होगा? ये जो एक्सप्लेनेशन है आपका, अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने ग्रामर के कंसेप्ट पढ़े हैं, उनका प्रैक्टिकल यूज तब होगा जब आप उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में अप्लाई करते हैं और आप देखिए कि क्या हम जो हमने पढ़ा है उसका पूरा यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और वो चीज कब देखी जाएगी? जिस समय आप अपनी ओर से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या हमने जो पढ़ा है वो फ्रूटफुल है या नहीं है, क्या हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम्स के अंदर जाने लायक क्वेश्चन जो है वो है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉन डिग्री एडवर्ब। ठीक है, नॉन डिग्री एडवर्ब कौन सी है? डिग्री एडवर्ब क्या होती है? जो हमें डिग्री बताती है, मतलब कोई चीज किस सीमा तक है। ठीक है, और यहां पर हमारे सामने जो एक ऑप्शन दे रखा है फास्ट, ये जो एडवर्ब है जैसे कि शी रेन, शी रेन फास्ट, मतलब वो दौड़ी तो कैसे? फास्ट दौड़ी, तो उसके दौड़ने का तरीका बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये जो चीज है आपका यहां पे जो फास्ट है ये नहीं होगा डिग्री एडवर्ब। फास्ट जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके बाद वेरी, क्वाइट, रादर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हो जाएंगे। तो ये फास्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। यहां से मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। आई शैल हैव दीज ब्यूटीफुल ड्रेसेस सून। इसके बाद हमको दो अंडरलाइन कर रखे हैं, एक तो शैल हैव, ये क्या होगा, और उसके बाद ड्रेसेस जो है वो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो शैल हैव के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हैव है उसका हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो ये जो है ये तो हमारे लिए हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा वर्ब। और वहीं पर ब्यूटीफुल ड्रेसेस सून, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है एक नाउन को। हम जानते हैं ये बात। ठीक है, या तो नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को करेगा। तो यहां पर पहला तो वर्ब हो गया हमारे सामने, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पे देखना है क्या ड्रेसेस कोई एडजेक्टिव है? बिल्कुल नहीं होता है। और एडजेक्टिव है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो ये बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब एंड नाउन। ठीक है, सो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें शी वॉज ड्रेडफुली टायर्ड एंड होपलेस, इसका स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर ले।
यहाँ पे टायर्ड की जगह पे ये होगा आपका TIRED। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ पे। सी वॉज ड्रेडफुली टायर्ड एंड होपलेस। हमको पूछा है ड्रेडफुली जो है उसका किस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब इसको देखते हैं हम। हमको पूछा गया कि नाउन के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे या फिर प्रोनाउन के तौर पे। इसमें देखना आप, जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा किस किस को मॉडिफाई करते हैं, तो फिर या तो वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या फिर वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर वो किसी अनादर एडवर्ब जो है, सॉरी उसको ठीक कर लेते हैं, या फिर वो क्या करेगा, किसी अनादर एडवर्ब है अगर कोई दे रखी है तो फिर वो उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अब यहां पे हमको पूछा गया शी वॉज ड्रेडफुली टायर्ड, मतलब वर्ब जो है शी वॉज टायर्ड, हम इसको सीधा यूं भी बोल सकते थे, शी वॉज टायर्ड एंड होपलेस। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता था कि मतलब वो थक भी गई थी और बिल्कुल निराशावादी बन चुकी थी। लेकिन अब उसका थकना जो है वो किस तरीके का थकना है कि ड्रेडफुली, मतलब बहुत बुरे तरीके से वो थक चुकी थी। तो हमने इस ड्रेडफुली की सहायता से इस वर्ब को मॉडिफाई किया है। वर्ब के बारे में हमने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि थकना मतलब कैसा है, ड्रेडफुली थकना। और वो सारे वर्ड्स जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या फिर अनदर एडवर्ब को अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो कहलाते हैं एडवर्ब। तो यहां पर हमको ड्रेडफुली के बारे में पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम। ठीक बात है, यहां पे हमको पूछा है कि आइदर का यूज कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पे इनका इस्तेमाल होता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ आइदर के बारे में पूछा है तो ये कंजंक्शंस होगा, ये प्रोनाउन यहाँ पे नहीं होगा। और इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से लिखा होगा, आइदर ऑफ यू इज मिस्टेकन, तो यहां पे ये जो आइदर है ये क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइदर के साथ और भी हमको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शंस के तौर पे इस्तेमाल इसका हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टीचर वॉज इन द केमिस्ट्री लैब देन। उस समय टीचर जो है वो केमिस्ट्री की लैब में था। ये आपके सामने सेंटेंस। अब इसको समझना, केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, तो डेफिनेटली अगर केमिस्ट्री अगर इंडिपेंडेंटली लिखा जाए तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि लैब जो है वो हमारा हेडवर्ड है। लैब को मॉडिफाई कर रहा है केमिस्ट्री लैब, मतलब ये नाउन है लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है। क्योंकि लैब, मगर कौन सी लैब, केमिस्ट्री लैब। और जब कोई वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां पर ये जो केमिस्ट्री है वो आपका एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल इसका हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहां पे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही वॉज इन द फिजिक्स लैब। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं, ठीक है, ही वॉज इन द फिजिक्स लैब, तो यहां पे जो फिजिक्स है ये क्या है, एडजेक्टिव। और वहीं पर अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, ही इज गुड एट केमिस्ट्री, तो यहां पे ये जो केमिस्ट्री है वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वर्ड का आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर उसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। एक ही वर्ड नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है और एक ही वर्ड एडजेक्टिव की तरफ भी यूज किया जा सकता है। यही आपके सामने अभी एग्जांपल्स यहाँ देख रखे। आपको समझना ये कि उसका फंक्शन क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शेल ऑब्टेन मर्सी। ठीक है, एपिग्राम है ये एक। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि फोर का यूज जो है वो यहाँ पे किस तरीके से हुआ है।
ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शेल ऑब्टेन मर्सी। यहां आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक क्लॉज है वो पूरा डिफरेंट है और एक ये जो क्लॉज है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों ही क्लॉज अपने आप में डिफरेंट है। और आपने नाम जरूर सुना होगा फैन बॉयज का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज। ठीक है, यहां पर आपके जो 7 जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो आ जाएंगे, जिसमें आपका फॉर, एंड, नॉर और इस तरीके से यट, स्टिल, ये जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे। और ये दो अलग अलग क्या हैं, ये एक अलग क्लॉज है और ये एक अलग क्लॉज है। ठीक है, दे शैल ऑब्टेन मर्सी, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्जन हो रखा है। इसके बाद ये जो फोर है वो काम कर रहा है एक कंजंक्शंस की तरह यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्रीपोजिशंस के तौर पे यहाँ पे ये यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अ वर्ब इज अ वर्ड। अब देखो यहाँ डेफिनेशन भी आ जाती है आपकी वर्ब की। वर्ब जो है वो क्या होती है, ठीक है, वर्ब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो ये पार्ट ठीक है, ये भी बताता है हमें। व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, तो ये बात भी बताता है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, ये बात भी बताता है। अब इसमें देखना, ये तो हमें बताता है, ये दोनों तो बताते हैं एक्शन, ये भी एक्शन बताता है और ये भी क्या बताता है, एक्शन। और ये जो आपके सामने है ये हमें बताता है स्टेट। इन तीनों के ही एग्जांपल्स को हम देखते हैं। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, जैसे कि यहाँ पे शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, तो यहां पर ये जो प्लेइंग है वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। हमको यहाँ पे शी का एक्शन बता रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर इंजर्ड, दे आर इंजर्ड, मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, तो ये भी हमें क्या बता रहा है, एक वर्ब है और ये हमको सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है वो चीज बता रही है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, जैसे कि दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव, तो सब्जेक्ट जो है वो दे क्या है, ब्रेव है, तो ये जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ये तीनों ही फंक्शन होते हैं वर्ब के, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बारे में पूछा है हमें कि लिंकिंग वर्ब्स जो है वो किससे फॉलोड होती है, मतलब उनके पीछे क्या आता है। देखो सबसे पहले मैं लिंकिंग वर्ब के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब है ये क्या करती हैं, दे जॉइन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करती है। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक अलग चीज है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, उनको मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो बी वाली अपनी सारी फॉर्म्स है, बी वाली सारी फॉर्म्स जो है वो हो जाएगी। तो उसमें बी वाली फॉर्म में कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये आपकी सारी क्या हो जाएंगी, बी वाली फॉर्म हो जाएंगी। इसके बाद कुछ और फॉर्म्स भी हैं जिनका हम इन लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गेट है, टर्न है, बिकम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, कुछ और भी इसके साथ इटीसीज में आप कुछ और आती हैं तो उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि शी टर्न्ड 20 दिस ईयर, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है टर्न वो क्या होगी, एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुई है। और वहीं पे अगर इसको इस तरीके से बोला जाए, शी टर्न्ड राइट, तो ये जो है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब ये अपना मूल शब्द के तौर पे ये इस्तेमाल हुई है, जो उसका मूल मीनिंग है वो। इसके बाद बी वाली जो फॉर्म्स हैं इनको आप ध्यान रखें मोस्टली। तो उसके बाद यहां पर भी आपको पीछे लगे कोई कॉम्प्लीमेंट अगर आया है, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारे आपके सामने कुछ हैं तो उनको आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय, तो हमेशा इसका आंसर ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट होता है, उनके पीछे क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट से ये फॉलोड होती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको देखते हैं, रीडिंग इज हिज हॉबी। ठीक है, यहाँ पे आप देखना जो हमारी नॉन फाइनाइट्स वर्ब हैं उनको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। इसके बाद होता है जेरेंड, जेरेंड होता है, और उसके बाद होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने ठीक थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये जो है वो आगे जाके 2 पार्ट्स में और डिवाइड होता है। इसमें 2 प्लस वर्ब आता है और एक हमारा होता है बेयर इन्फिनिटिव, मतलब जहां पे 2 हमको देखने को नहीं मिलता है। ये मोस्टली लेट के साथ और मॉडल्स के साथ इनका इस्तेमाल होता है बेयर इन्फिनिटिव का। और जेरेंड जो है वो एक तरीके का वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसका इस्तेमाल हम नाउन के तौर पे करते हैं। तो रीडिंग इज हिज हॉबी, तो यहाँ पे ये देखोगे कि रीडिंग के बारे में कोई बात बता रखी है, तो ये जो हमारा रीडिंग है वो क्या हो जाएगा? जेरेंड के तौर पे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ये वर्ब का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखते हैं, ही हैज जस्ट कम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे अंडरलाइन कर ले जस्ट को। जस्ट क्या है? ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इस कम को मॉडिफाई कर रहा है जस्ट। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई पर्टिकुलर वर्ब है, वर्ड जो है वो किसी वर्ब को अगर मॉडिफाई करे तो वो क्या करता है? एडवर्ब का फंक्शन करता है। मॉडिफाइंग, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाइंग कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू नाउ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक शोज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? तो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि कोई काम होने की दर, मतलब कोई काम कितनी बार होता है, 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। ये होता है किसी काम के होने की आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कब कब वो काम होता है। अब हमको कोई फ्रीक्वेंसी जाननी है, जैसे कि हमसे पूछा गया है कि भाई आपकी टीचर क्लास का कितनी बार लेते हैं। ठीक है, सो हाउ ऑफन योर टीचर टेक्स योर क्लास। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हाउ ऑफन का। ठीक है, हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमको पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, तो फिर यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हाउ ऑफन। ठीक है, नेक्स्ट, माई पार्टनर एंड आई हैव लाइक माइंड्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे लाइक जो है उसके 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक यहां पर भी है और एक फंक्शन ये वाला है। पहले में लाइक क्या है और दूसरे में लाइक जो है वो क्या है? देखो, लाइक के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लाइक एक प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करता है, लाइक एक वर्ब के तौर पे भी काम करता है, लाइक एक एडवर्ब के तौर पे भी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमसे ये पूछा गया है इस पर्टिकुलर जगह पे लाइक जो है वो किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिए कि इसके पीछे जस्ट अपन को नाउन भी दिख रहा है, तो एक तो हमारे लिए पहचान ये भी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो लाइक है वो फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे आई लाइक, तो ये जो सेकेंड वाला है यहां पे तो इसका फंक्शन है वर्ब का, और यहां पर आपका इसका फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव का। तो ये आपके सामने हो जाएगा फर्स्ट एडजेक्टिव एंड सेकेंड इज वर्ब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला तो वर्ब है ही नहीं, क्योंकि पहले में वर्ब तो क्या है? एंड आई हैव जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव ही होगा। और इसके बाद सेकेंड वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ सेकंड वाले में पूछा गया आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे ये जो लाइक है वो बिल्कुल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और सेकंड वाले में आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है। वो कभी कभार हमको ऑप्शन से भी खेलना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चारों देख के फिर हमारे आंसर को हम डिसाइड करेंगे क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट बैंक वाज दैट। ठीक है, टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी जो हुआ वो मुझे बताओ। हमको पता नहीं क्या हुआ, तो उस पर्टिकुलर घटना के लिए हमने इस्तेमाल किया है व्हाट। ठीक है, तो हम जब जानते हैं कोई चीज की जगह पे कोई ऐसा वर्ड जो हम रिप्लेसिंग वर्ड के तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे टेल मी व्हाट हैपेंड, हमको पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन हम ये पता है कि हम वर्ड से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हुआ है वो ये वर्ड से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड है व्हाट बैंक, ये ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, उसके ठीक पीछे नाउन आ रखा है, और ये जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक बात ये क्लियर रहे आपके आगे। सेकेंड, अब देखना हमको ये तो पता ही है व्हाट बैंक वाज दैट, मतलब एडजेक्टिव है ये सेकेंड वाला। अब यहाँ पे देखना है कि एडजेक्टिव का आंसर जो है वो कौन सा है।
तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और व्हाट जो है वहां पर इसका फंक्शन क्या है, एक प्रोनाउन का फंक्शन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। He decided to kill himself। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही क्या करता है, रिसीव करता है किसी पर्टिकुलर एक्शन को। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब यहां पे ही डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ, मतलब काम करने वाला कौन है, ही, और वो किसको मारने का सोच रहा है, खुद को मारने का सोच रहा है। मतलब कोई एक्शन है, ये जो किलिंग का एक्शन है इसको करने वाला भी ही है और उसको रिसीव करने वाला भी कौन है, ही है, जो हिमसेल्फ है। तो यहां पर ये किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बेहतर हमारे पास वो वाला आंसर है। बाकी वो आंसर भी ठीक है, लेकिन यहां पर ये ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है द स्वीट्स टेस्ट डेलिशियस। ठीक है, यहां पर ये जो टेस्ट है, जैसे मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी उन्हीं में टेस्ट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि कोई चीज कैसी है। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे स्वीट्स के बारे में बताया गया है कि स्वीट्स जो है वो कैसी टेस्ट कर रही है, डेलिशियस। ठीक है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। और इसमें आप देखोगे कि जो कॉपुला वर्ब है इसी को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। कॉपुला वर्ब है वही आपकी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। तो ये बात भी ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको ये बात कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के अंदर लिंकिंग वर्ब ना पूछा जाए और आपको कॉपुला वर्ब दे दिया जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम एक ही बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेती है। प्लूरल वर्ब भी नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट जो है वो एनएफ भी नहीं होगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट तो क्या होता है, हम देख चुके ऑलरेडी, या तो कोई इन्फिनेटिव हो, या कोई इन्फिनेटिव हो, या फिर कोई जेरेंड हो, या फिर कोई पार्टिसिपल हो। तो वो तो क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट्स। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपुला वर्ब जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 25। ये आंसर आपका वही होगा, आई थिंक इट इज रिपीटेड। तो ये लेट देम डू, हमने पहला क्वेश्चन ही इसी को वही किया था, लेट देम डू, ये हमारा इसके साथ एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही वॉज रादर बिजी। अब ये क्या है कि बिजी है, लेकिन वो कैसा है, मतलब रादर जो है वो यहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये कभी भी रादर एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी नहीं होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी नहीं होता है, ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। हम उससे पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, शायद लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने रादर के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी। तो ये हो जाएगा आपका रादर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ठीक है, इन चीजों को आप याद में रखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मोस्ट इरेगुलरली यूज्ड वर्ब इन इंग्लिश इज, ये मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इरेगुलर वर्ब है वो कौन सी है, इसको समझना आप। सबसे ज्यादा इरेगुलर वर्ब है इंग्लिश में वो होती है बी, हमेशा ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि ध्यान रखें बी के फॉर्म्स बहुत सारे। ठीक है, बी की फॉर्म, जैसे कि बी को हम देखते हैं प्रेजेंट में इसकी फॉर्म होती है इज, एम एंड आर, ये इसकी प्रेजेंट की फॉर्म हो जाती है। इसके बाद पास्ट में हम देखते हैं, ये इसकी फॉर्म हो जाती है वॉज, वर, ये भी हो जाता है। फ्यूचर में हम देखते हैं शेल के साथ इसका इस्तेमाल होता है, अपने मतलब मूल फॉर्म के अंदर ही वहां पे तो आती है। इसके बाद हम इसके कुछ और फॉर्म भी देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो बी हो जाती है। ठीक है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो आपके सामने बीन और बीन के तौर पे इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसकी जो आईएनजी फॉर्म है, जो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, तो वो कौन सी हो जाती है, बीइंग हो जाती है। तो मतलब इसका बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। फॉर्म मूल जो वर्ब है, जो रूट वर्ब है अपनी, वो बी ही है, लेकिन हम इसको इज एम आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, ये सारे इसके तौर पे भी इस्तेमाल करते आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इरेगुलरली यूज्ड वर्ब जो है वो कौन सी होती है, बी, क्योंकि इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओ दे हैव फेल्ड अगेन, ठीक है। अब ये बात तो बहुत सिंपल सी चीज है, इंटरजेक्शन को पहचानने का तरीका है। आपके एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है, तो ध्यान रखना इंटरजेक्शन इसका आंसर होगा। उसका रीजन ये है कि वो जो है वो उसके पीछे फॉलो हो रखा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हमने देखा कि इसको फॉलो हो रखा है ये। और ध्यान रखना कोई भी वर्ड है उसके पीछे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका एज एन इंटरजेक्शन उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जैसे आपने और भी शब्द सुने होंगे, जैसे कि फाय फाय है ना, ये आपका एक वर्ड है। इसके बाद आपने सुना होगा हुर्रा। इसके बाद एक वर्ड होता है आपका खाली ओ। इसके बाद अलास। ये सारे आपके वर्ड है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। मतलब ये सडन एक्सप्रेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सारे के सारे इंटरजेक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं अब आपके सामने। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड, ध्यान रखना डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये चार ही होते हैं, ठीक है। और उन चार को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला तो है दीज, इसके बाद है दैट, इसके बाद दीज और दोज। ये चारों क्या होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ध्यान रखना इनके ठीक पीछे अगर इन, जैसे ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लस नाउन हो जाता है तो फिर ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि दिस पेन, दिस पेन, ये पेन नाउन है और उसके ठीक अगर आगे आ गया तो ये क्या बन गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। और जैसे कि दिस इज माय पेन, तो यहाँ पे ये जो दिस है उसके पीछे नाउन नहीं है, पीछे सीधा वर्ब आ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दीज, दैट, दीज एंड दोज, तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दे रखा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज टॉक टू द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, ये अंडरलाइन हो जाएगा, इसके बारे में पूछा है हमको कि ये क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव भी कौन सा, जैसे कंसर्न्ड पर्सन नहीं बोला जाता है, पर्सन कंसर्न्ड बोला जाता है। मतलब उसके पीछे ना कोई यहाँ पे प्रेडिकेटिव सेंस में यूज हुआ है ना एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, तो ये हमारा होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो ना एट्रीब्यूटिवली यूज हो ना प्रेडिकेटिवली यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंसर्न जो है वो एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा, पोस्ट पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इज वीकली इनकम इज नॉट मच इनफ, द ऑफिस वर्कर्स आर नॉट पेड वीकली। ये दो आपके सामने सेंटेंसेस अलग अलग दे रखे हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इस वीकली का फॉर्म। यहाँ पे ये वीकली और यहाँ पर ये वीकली। तो यहाँ पे आप देखोगे वीकली इनकम, इनकम मगर कौन सी इनकम, इनकम जो है वो क्या है, यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वीकली। तो पहला वीकली जो है वो तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद द ऑफिस वर्कर्स आर नॉट पेड, मतलब उनको पेड नहीं किया जाता। कैसे नहीं किया जाता, वीकली पे नहीं किया जाता, तो ये जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला वीकली जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरा कौन सा है, एडवर्ब। तो आपके सामने ये जो आंसर है वो इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के जो हमारे सवाल थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो सारे के सारे क्लियर होते। आई थिंक ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे कि सर कोई सजेशन है आपकी ओर से, तो वो मुझे बताएं, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ा काम करेंगे, तो क्लास को थोड़ा और बेहतरीन बना पाए, और जो रीट मेंस का आपका एग्जाम है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है उनको हम टच कर पाए। ये मेरा पूरा एम है और उसके ऊपर हम वर्क भी कर रहे हैं। और कल से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रिव्यूज भी आप लोगों के आए हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर जब हमारे सामने चीजें आती है तब हमको पता पड़ता है कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो किस स्तर की है, और हमको क्या अमेंडमेंट्स वहां करने की जरूरत है, क्या कोई स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव लाना है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और आप इंग्लिश का, प्रॉपर इंग्लिश का एग्जाम होता है क्या, रीट मेंस जो आप वो देने जा रहे हैं, तो फिर वहां पर आपके सामने क्वेश्चन अच्छे स्तर के पूछे जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के भी थे और कुछ क्वेश्चन जो कि जानते हैं हर एग्जाम का पैटर्न होता है, कुछ एवरेज स्तर के प्रश्न भी आते हैं। सो आई थिंक ये सेशन आज का आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए इससे, ताकि हमारा मोरल जो है वो भी इससे कहीं ना कहीं पर बना रहे।
थैंक यू सो मच इस क्लास को इतना तल्लीनता से देखने के लिए। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।